गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। 66 बीपीएससी में आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। तो हम सब जानना चाहेंगे कि आपके इस बीपीएससी का सफर कैसा रहा आपका अनुभव इस परीक्षा का। मैम ये परीक्षा मतलब जितना आपको पढ़ने का है उससे ज़्यादा संयम का है। तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में होने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, बट पेशेंस चाहिए। एक बार में क्लियर होने पे भी आप देख रहे हैं कि लगभग 1 साल का टाइम, 2 साल का टाइम इस टाइप से लग जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसके लिए पेशेंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। थैंक यू मैम। जनरली देखा जाता है कि लोगों का सवाल रहता है कि पहले पीटी की तैयारी करें या फिर पहले मेंस की तैयारी करें। तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे छात्रों को कि किस की तैयारी पहले से शुरू करनी चाहिए। देखिए मैम, जैसे अगर यूपीएससी पैटर्न पे सपोज कीजिए एग्जाम होता है, तो वहाँ पे क्या है कि पीटी के बाद मेंस के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो वहाँ लोग जनरली पहले मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, उसी के साथ अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। और लास्ट जो कुछ मंथ्स बचते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने, तब वो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। लास्ट टाइम जब बीपीएससी 66 हुआ था, उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि मार्च में हम लोग मेंस ले लेंगे। तो वैसे कंडीशन में मैं श्योर हूँ 3 महीने सफिशियंट नहीं है GS 1 2 और आपको ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए। तो मैं स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि अभी चूंकि 67th आ चुका है, तो जो 67th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनके पास टाइम नहीं है कि वो मेंस के बारे में सोचे। बट जो लोग अभी तैयारी शुरू किए हैं एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर द 68 बीपीसीए, दे शुड डेफिनेटली गो फॉर मेंस प्रिपरेशन। तो उनका जो कुछ चीजें ऐसे हैं जो मेंस प्रिपरेशन और आपके प्रीलिम्स दोनों में कॉमन है, तो उसको थोड़ा स्पेशल फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। और लास्ट जो 2 मंथ्स टाइप का बचेगा, तो वो पूरा उनको प्रीलिम्स के ऊपर देना चाहिए। एकदम। आप ये मुझे हम बताएंगे कि आपने पीटी की परीक्षा की तैयारी किस तरह की, क्या क्या आपने सोर्स इस्तेमाल किए, किन किन किताबों को आपने रिफर किया। हाँ। देखिए मैम, मैं मिनिमम बुक्स बताना चाहूंगा। हालांकि क्या होता है कि एक तैयारी के दरमियान हम लोग बहुत सारे बुक्स खरीदते हैं, बट अननेसेसरी घर को एक लाइब्रेरी बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो मिनिमम जैसे एक कोई रेफरेंस बुक टाइप का होना चाहिए। आई मीन जैसे क्राउन या लुसेंट हो गया, तो वो क्या है लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। बाकी एनसीईआरटी मैंने सब नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास टाइम का कॉन्स्टेंट था। तो मैं ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को फॉलो किया हूँ। 11th का एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, 11th 12th का और प्लस 9th 10th का, ये चार मैंने ज्योग्राफी के लिए फॉलो किया है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही है। प्लस आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो, और घटना चक्र, ये मैंने किया है मैम। और करंट अफेयर्स के लिए जैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, या जो मैंने किया है वो था स्पीडी से मैंने किया था, और प्रतियोगिता दर्पण से किया था। धन्यवाद। आप ये मुझे बताइए कि आपने जीएस पेपर वन जो होता है मेंस में, इसके लिए अगर किसी को सोर्स मुझे बताने होंगे तो मैं क्या उसको कहूंगी, कैसे तैयारी करें, क्या क्या बुक पढ़ें, किस तरह से अपने पेपर को प्रिपेयर करें ताकि एक अच्छा मार्क्स ले आ सके। देखिए GS 1 में पहले तो उनको सिलेबस समझना होगा। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा हिस्ट्री का, वो इतना ज्यादा डायनेमिक नहीं है, कोई भी उसका क्वेश्चन गेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो पीछे का ट्रेंड है उसी के आधार पे क्वेश्चंस आता है। सेम जो थर्ड पार्ट हमारा डीआई का है, वो भी ऑलमोस्ट फिक्स टाइप का है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थोड़े बहुत ऑनलाइन जैसे सेट हो गया। जैसे टेक्स्ट बुक है, ओली बोर्ड है, बहुत सारे साइट्स हैं जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कराते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्री में डीआई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जो बीपीएससी का स्टैंडर्ड है वो सेम है। तो ये दोनों पार्ट तो क्लियर, बट जो करंट अफेयर था इट वाज रियली डायनेमिक। बहुत सारे जैसे कोचिंग वाले जो मेंस का टेस्ट सीरीज चलाए थे, या उन्होंने जैसे कुछ क्वेश्चन गेस केस किया था, तो उस समय के जो चर्चित मुद्दे थे वो नहीं आकर कुछ नॉर्मल नॉर्मल टाइप के मुद्दे आए थे उस समय। तो मैं यही बोलूंगा कि जो करंट अफेयर्स है उसके लिए उनको थोड़ा डायनेमिक रहना पड़ेगा, बट जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग का नोट्स हो, या जैसे कोई बिहार स्पेशल की बुक हो, ठीक है, जिसमें आपका हिस्ट्री पोर्शन अच्छे से दिया गया हो। और ये तो डीआई तो आप खैर वो तो बहुत इजी है मैम। तो ये जो करंट वाला पार्ट है, इसके लिए उनको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। आई मीन कि छोटा छोटा न्यूज भी कभी भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, जैसे 66 में हुआ।
तो मैं बोलूंगा इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एंड रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग और उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब ये आपने सही कहा कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा। तो जानना चाहूंगी कि आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा था। देखिए मैम, नॉर्मली हिंदू पढ़ता था, बट ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिलीजियसली हिंदू को फॉलो किया था। तो टाइम का थोड़ा कमी था, तो मतलब हमेशा नहीं पढ़ पाता था मैं। ये तो हो गई GS 1 की बातें। अब GS 2 की प्रिपरेशन किस तरह की, क्योंकि GS 2 थोड़ा सा डायनेमिक पेपर है। जीएस टू, जहाँ तक मेरा मानना है मैम, उतना ज़्यादा भी डायनेमिक नहीं है। जैसे जो पॉलिटी का जो ट्रेंड है, आप पिछले साल का जब क्वेश्चन अगर देखिएगा तो ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड पे इस बार भी पूछा है। तो पॉलिटी में जैसे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, गवर्नर हो गया, ठीक है, प्लस जो कुछ इंपॉर्टेंट हो जैसे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब जो आते रहते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जैसे यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस हमको उनका भी ट्रेंड थोड़ा देखना है। वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वही स्टेट पीसीएस में 5-6 साल के बाद कुछ क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। जैसे जुडिशियल डिसिप्लिन हो गया, जो 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 इथिक्स का पोर्शन हो गया जुडिशियल में, इस टाइप के कुछ कुछ पोर्शन है, बट वो अल्टीमेटली लक्ष्मीकांत से लगभग कवर हो जाता है। क्योंकि 5 क्वेश्चंस में हमें 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, 4 क्वेश्चंस में अगर लिखने हैं, तो ये बहुत इजी सिलेक्शन होता है। तो ये तो रहा पेपर 2 के फर्स्ट पोर्शन का बात। सेकेंड, जो आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला है, तो पहले बीपीएससी ज्योग्राफी से फिक्स टाइप का क्वेश्चन पूछता था, बट अब वो ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से मिक्स करके पूछ रहा है। तो अगर किसी को बिहार का नॉर्मल अगर जानकारी हो अच्छा सा, जैसे कहाँ पे क्या लैंड है, कहाँ पे क्या मिनरल रिसोर्सेज है, और बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो इंटरव्यू का भी क्वेश्चन रहता है, सेम मेंस का भी है। तो ये मेरे हिसाब से सबको एक बार प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आखिर बिहार में है तो बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं, और बिहार का क्या कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये अगर ये पोर्शन करके और हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अगर अच्छे से करें इंडिया और बिहार को कंपेरेबल स्टडीज में, तो इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। प्लस इस बार अगर आपने साइंस का क्वेश्चन देखा होगा, तो दैट इज ऑल्सो मोर और लेस बिहार स्पेसिफिक, उसको भी वहां पे हाँ ऐड किया गया। तो इसमें हाँ। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने टेंट को चेंज किया है। अगर देखिए मैडम, बहुत बार क्या होता है ना, कि जो जैसे कोई कोचिंग वाले अगर टेस्ट लिए हैं, तो हम लोग जब टेस्ट का आंसर लिखते हैं देन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि द सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड इन द एग्जाम। बट जो मेरा मानना है कि उसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द अगर हमने अच्छे से तैयारी किया है, देन वी वुड बी एबल टू फ्रेम आवर बेस्ट आंसर्स इन द एग्जाम। तो मतलब मेरा ये है कि जो भी मतलब डायनेमिक्स जो पार्ट्स कवर किए जा रहे हैं, जो भी पैरामीटर्स कवर किए जा रहे हैं, हमको उसको अच्छे से करना है जो हमारे सिलेबस के इर्द गिर्द है। अच्छा, ये तो हो गई GS 2 की बात है। आपका ऑप्शनल पेपर के बारे में आप कुछ बताइए कि आपका मेरा ऑप्शनल ऑप्शनल, पेपर। हाँ मेरा ऑप्शनल फिलोसफी था मैम। फिलोसफी। हाँ। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर किसी को फिलोसफी ऑप्शनल चुनना हो तो वो बेसिक से बताइएगा कि बेसिक से उनको कौन सी किताबें पढ़नी होंगी। अगर किसी को फिलोसफी ऑप्शन चुनना हो, तो पहले तो कुछ समय वो अपना टाइम देकर अपना इंटरेस्ट देख लें कि उनको फिलोसफी में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है, किसी के बोलने से या सिलेबस कम होने से अगर कोई ले लेगा तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उनका पर्सनल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और प्लस उनके पास स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है कि नहीं। ये अगर दो चीज अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये दोनों में अगर उनके हिसाब से सुटेबल है, देन दे शुड गो फॉर दिस ऑप्शनल। ये मतलब किसी किसी के हिसाब से जा सकते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी भी काफी एवरग्रीन है, फिलोसफी हो, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। तो डिपेंड करता है उनके चॉइस पे, उनका इंटरेस्ट क्या है। फिर जो बेसिक जो बुक्स है मैम, तो हम लोग नॉर्मली जो मैं फॉलो किया था वो पतंजलि आईएएस का प्रिंटेड नोट्स था, मैं उसको फॉलो किया था। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक है, वहां से मैंने उसको लेकर नोट्स को इनरिच किया था। और बहुत सारा क्या है कि जो पतंजलि आईएएस का प्रिंटेड नोट्स है, वो बेसिकली यूपीएससी सिलेबस पे है। तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है उनको मार्कआउट करके मैंने अलग कर दिया था, जो हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया है उसको मैंने बुक्स के जरिए या ऑनलाइन गूगल करके उसको इनरिच किया था। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने मॉक इंटरव्यू दिया था। अब मॉक इंटरव्यू मैंने आपके संस्थान में 2 बार दिया था मैम। तो आपने हमारे संस्थान में द विजन आईएएस में दिया था। तो आपका कैसा यस मैम। एक्सपीरियंस था, मतलब यहाँ से आपको मॉक इंटरव्यू जो आपने दिया उससे आपको कितना फायदा मिला, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट किस तरह से हुआ आपका। देखिए जो मैंने वहां पे मॉक दिया था, हम्म।
जैसे इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी में क्या अंतर है। एक बार हम्म। सर ने हमसे जैसे मैं बैंकर हूँ, एसबीआई में स्केल 3 हूँ। सर ने मुझसे पूछा कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, एंड आई वाज हम्म। नॉट एबल टू प्रॉपरली आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें थी जो सर ने पॉइंट आउट किया, और ये मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं रह पा रहा था, इसलिए मैं ज्यादा बार सर से मिल भी नहीं पाया, और मतलब उतना ज्यादा इंटरव्यू नहीं दे पाया, नहीं तो मैं एक दो और जरूर देता। तो मुझे डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला था, क्योंकि मुझे पता चला कि क्या क्या पैरामीटर्स कवर करने हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे लिए बिल्कुल नया नया होके आया है। हालांकि एक्चुअल एक्चुअल जो मेरा इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मोर और लेस सेम थे, बट कुछ क्वेश्चंस थोड़े नए टाइप के थे। तो जो नए टाइप के क्वेश्चंस थे, अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं है एटलीस्ट वन टाइम, हमारे माइंड में क्लिक ही नहीं किया कि वो पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसलिए मतलब मुझे काफी फायदा मिला। मैम जो सर ने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने काफी अच्छा इंटरव्यू लिया था, और मैंने खुद का जब मॉक वीडियो देखा तो मुझे खुद की कमी भी पता चली, तो इट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंस्टीट्यूट से आपको कुछ फायदा हुआ है। थैंक यू मैम, हुआ है। हुआ है। ये बात बताइए कि ऐसा आपने हम लोग में मॉक इंटरव्यू दिया, फिर वहां पे रियल इंटरव्यू दिया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मैम, जो हम लोग का मॉक इंटरव्यू हुआ है वो थोड़ा सा प्लान्ड वे में, थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब कम्प्रिहेंसिव वे में होता है। लेकिन जो एक्चुअल उन्होंने वो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, दीप्ति मैडम के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। तो जाते ही जैसे आपने ग्रेजुएशन कब से किया है, तो इट वाज लाइक फॉर्मल, बट वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें उनके साथ फॉर्मल नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू हमारा है, सिलेक्शन हमें लेना है, तो हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। फिर वो इंटरव्यू वाले बोले अच्छा आपका फेवरेट हॉबी क्या है, मैं बोला चेस खेलना। तो अभी वर्ल्ड के नंबर 1 कौन है, तो मैं बोला सर नॉर्वे के मैग्नेस कार्लसन है, तो उनको भी किसी ने हराया है, तो वो मैंने बताया। फिर बोला अच्छा उनकी रेटिंग कितनी है, तो मैं बोला सर 27 प्लस, 2700 प्लस होगा, एग्जैक्टली श्योर नहीं हो। तो बोले यार 2800 तो मेरा है। ऐसे करके वो लोग एकदम हंसने लगे सारे लोग। तो मतलब ये नॉर्मल है कि हम लोग को भी थोड़ा सा हंसी आ जाता है, बट फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि वो कितना भी कैजुअल हो, हमें अपना सिलेक्शन लेना है, हमें वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और वो डेकोरम मेंटेन रखना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफिसर की पहचान है, और वो वही क्वालिटी देखते हैं आप में। हम्म। ये बात बताइए कि आपने जब वहां पे एग्जाम देने गए, मैं मेंस पे आ रही हूँ वापस, कि मेंस में जब आप एग्जाम देने गए और आंसर राइटिंग आपने वहां पे लिखा, आंसर शीट पे अपने आंसर राइटिंग, तो कितना आंसर राइटिंग करने से फर्क पड़ता है, और आंसर मैडम, मुझे कैसे लिखना चाहिए और कितने पेजों में लिखना चाहिए? क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि भर के आंसर लिखना है बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में। तो आपका इस पे क्या विचार है? मैडम मेरा यह मानना है कि जब भी कभी पहले क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसको पढ़ने का हमें बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी इसी मेंस में मेरे 40-50 और नंबर में स्कोर कर सकता था, जो मुझे बाद में ध्यान आता है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए, एक तो पहले उससे पहले ही तैयारी कर ले। आंसर राइटिंग बहुत मस्ट है। अगर किसी को नहीं, शुरू में सपोज कीजिए नहीं लिख पा रहे हैं, छोटा ही आंसर लिखें, कुछ अपने हिसाब से, जिस टॉपिक में कॉन्फिडेंट हो उसी के हिसाब से लिखना चालू करें। फिर धीरे धीरे सिलेबस को पकड़ें, और जो जैसे किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट हो रहा है उससे जुड़ें, और आंसर राइटिंग करें। बिना आंसर राइटिंग अगर अगर कोई सोचेंगे कि हम वहां पे जाके लिख लेंगे, तो वो नहीं लिख पाएंगे। कभी एक क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, कभी टाइम मैनेजमेंट उनका सही नहीं रहेगा, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा वो फ्लॉप करके आएंगे मैम। उनका सिलेक्शन मैं नहीं बोल सकता कि उनका हो सकता है, बहुत ही मुश्किल है। मेरा जो आंसर राइटिंग के प्रति अप्रोच था, ये यही था कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपने इंट्रोडक्शन, सपोज कीजिए अगर कोई कारण दिया है वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है और क्या परिणाम हो सकते हैं, एक छोटा सा सपोज कीजिए एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने लिया है। तो चूंकि ये हमें 4 पेज, 4.5 पेज, लगभग 400 450 वर्ड्स में लिखने होते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे दें। तो ग्लोबल वार्मिंग उन्होंने लिख दिया है। फिर उसके बाद सब हेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हेडिंग प्लस सब हेडिंग। अब हमने सब हेडिंग दिया ही नहीं, पूरा एकदम लंबा पैराग्राफ में कहानी लिख दिए, देन दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमने वो पर्टिकुलर चीज मेंशन किया है कि नहीं। तो मैं हेडिंग प्रॉपर दिया था, सब हेडिंग प्रॉपर दिया था, और सब हेडिंग को मैंने अंडरलाइन भी किया था। और उसके बाद जो लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है वो पार्ट है। अगर कुछ एडिशनल पार्ट है, आपको लगता है कि ठीक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तब वो डाल सकते हैं, नहीं तो मतलब इरिलेवेंट चीज डालने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो हमें ये सॉर्ट आउट करना है कि हमें कौन से आंसर्स लिखने हैं जो हमें आ रहे हैं। तो फर्स्ट 5-10 मिनट में हम ये करके
कि कौन से सेक्शन से हमें स्टार्ट करना है, और बेसिकली कोशिश करना है कि एक सेक्शन के आंसर्स हम उसी पे लिख दें। और बहुत बार क्या होता है मैडम, जैसे हम लोग कोई आंसर लिखते हैं तो कॉपी के फर्स्ट पेज में हम मेंशन नहीं करते हैं, जल्दबाजी में उसको छोड़ देते हैं, बट ये सब उसका पार्ट है। अगर नहीं मेंशन किए, कभी गलती से अगर आंसर काउंट नहीं हुआ, तो अननेसेसरी बाद में लीगल प्रोसेस में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जो उसका प्रोसेस है उसको फॉलो करें, और टाइमली अपने आंसर्स को खत्म करें एक टाइम बाउंड मैनर में। जनरली स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज्यादा समय ले लेते हैं, बट ये सपोज कीजिए अगर वहां पे कोई स्टूडेंट रुक गया आंसर राइटिंग में, तो उसका सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होना है, तो वहां पे रुकना नहीं है। उनको एक एक डिसीजन लेना है, और उसी डिसीजन पे 3 घंटे फॉलो करना है, क्योंकि वही 3 घंटा उनका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। रुकने से मुझे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया, जो कि जनरली बहुत लोगों का होता है। जैसे कुछ लोग, आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, कुछ का हम्म। 3 4 8 ऐसे अटेम्प्ट लग जाते हैं, और वो लोग हार मान के अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे विद्यार्थियों को आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? मैडम मैं एक ही बात बोलता हूँ, जैसे कोई भी अगर बोल रहा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, इट डज नॉट मीन कि उनका रियली में फर्स्ट अटेम्प्ट था, कि जस्ट एक न्यू बॉर्न बेबी आए और उन्होंने अटेम्प्ट दिया और हो गया। इसके कुछ पीछे के फैक्टर्स होते हैं जो उसमें कारगर सिद्ध होते हैं। सपोज कीजिए कोई किसी ने अपने 10th 12th काफी अच्छे से पढ़ा है, ग्रेजुएशन काफी अच्छे से पढ़ा है, उनका काफी कुछ ऑलरेडी कवर है, आंसर राइटिंग उनको पता है, ऑलरेडी वो कहीं पे प्रोफेसर हैं या सब समथिंग, मतलब दे आर इनटू सम जॉब एंड दे आर इन द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग समथिंग। तो उनका जो स्किल होगा डेफिनेटली वो थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन अगर इस चीज को सोच कर कि नहीं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, हम हताश हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बेवकूफी वाला बात है। अगर मेरा खुद का मैं लाइफ बताऊं, तो मेरा 2006 में मैं एयरफोर्स में एज जवान सिलेक्ट हुआ था, एज सोल्जर, ठीक है, ग्रुप 22 में। वहां पे क्या हुआ, जैसे जब मैं वहां गया तब तक मैं 10th बेसिस पे गया था, बाद में मैंने इंटर ग्रेजुएशन ये सब वहीं से किया है। तो बहुत लोग क्या थे कि अरे ठीक है यार, ये जॉब हो गया, अब कौन ग्रेजुएशन करने जाए, कौन एग्जाम लेने जाए। तो अगर हम जिंदगी में परेशानी के बारे में ही सोचेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज चूंकि मैं एसबीआई में हूँ, अब हम लोग का वर्किंग ऐसा होता है कि 9:30 से नॉर्मली शाम को 7 साढ़े 7 बज जाता है। अब अगर आपको प्रॉब्लम को ही देखना है पूरी लाइफ, तो प्रॉब्लम ही देखते रह जाएंगे, आप सॉल्यूशन को नहीं देख पाएंगे। तो चाहे कितना भी अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो भी हो, अपने अटेम्प्ट को सीरियसली दें, और एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि घर में कोई आ गया है, आप उस चीज को नहीं अवॉइड कर सकते हैं, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट 1 घंटे पढ़ लीजिए, 2 घंटे पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, ताकि आप उसके टच में रहें। तो मैं सबसे यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल हताश नहीं होना है। हम जैसे मेरा खुद का जो बैकग्राउंड है वो पूरा गवर्नमेंट स्कूल वाला है, तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, बट आपका सिर्फ हार्डवर्क चाहिए, इंटेलिजेंस लेवल नहीं चाहिए। हार्डवर्क एंड स्मार्ट स्टडी डेफिनेटली वो लोग इन करेंगे। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। अजय कुमार द विजन आईएएस, और आपको सिटी 6 बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।